हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल की सीरीज में मैंने 50 क्वेश्चन रखे थे। आगे 51 से मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है आपका टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की या अन्य फिजिकल की कोई भी परीक्षा हो, चाहे पीटीआई राजस्थान हो या फिर केवीएस हो, एनबीएस हो, फिजिकल से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे फंसेंगे ज़रूर। आपके सीधे सीधे भी फंस जाते हैं। गत परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो सीरीज को ध्यान से देखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आप आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। पहला क्वेश्चन देखिए, 51वां है आज के सीरीज का। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? अरस्तु है, प्रोफेसर मैकडूगल है, या टीपी नन है, या जॉन डीवी है? इसका जो आंसर होगा 51 का, वो होगा आपका बी, प्रोफेसर मैकडूगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खेल ही जीवन है का सिद्धांत की व्यवस्था किसने की? खेल ही जीवन है के सिद्धांत की व्यवस्था किसने की? तो 52 का जो आंसर होगा क्या होगा? ए में दिया है पीटी नन, सी में दिया है सेबेस्टियस को, या सी में दिया है जॉन डीवी, और डी में दिया है रूसो। कौन सा विकल्प सही होगा? खेल ही जीवन सिद्धांत की व्यवस्था है, तो ये जो कहा था वो कहा था जॉन डीवी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। किसी भी शारीरिक क्रिया के खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है। मानसिक अनुकूलन, वार्मिंग अप, या लिम्बरिंग डाउन, या इसमें से कोई नहीं। तो किसी भी शारीरिक क्रिया को करने से पहले क्या है? गरमाया जाता है, शरीर को वार्मिंग अप किया जाता है। ठीक है, बी वाला सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रतियोगिता या कठिन शारीरिक श्रम के पश्चात शरीर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाता है? यानी कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं, कठिन कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आपको शरीर को स्थिर रखना, सामान्य स्थिति में लाना है, तो क्या करेंगे? लिम्बरिंग डाउन करेंगे, लेटन करेंगे, या संतुलित आहार लेंगे, मनोरंजन करना? तो आपका लिम्बरिंग डाउन या शिथिल होना होगा। ठीक है, पहला विकल्प आपका सही होगा 54 का ये। 55वां देखिए, किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट और वसा का वर्क डाउन किया जाता है, जिससे शारीरिक क्षमता की में बढ़ोतरी होती है? भार प्रशिक्षण, बी में दिया है परिधि प्रशिक्षण, सी में दिया है एरोबिक क्रियाएं, या एनारोबिक क्रियाएं? तो 55 का आंसर आपका होगा कौन सा? सी वाला, एनारोबिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? कौन सी एरोबिक क्रिया नहीं है? जॉगिंग, साइकिलिंग, या कैलिस्थेनिक्स, या परिधि प्रशिक्षण? तो इसमें जो है एरोबिक क्रिया जो नहीं है वो है आपकी कौन सी? डी वाली, परिधि प्रशिक्षण। कौन सी क्रिया एरोबिक एवं एनारोबिक दोनों है? एरोबिक और एनारोबिक दोनों है। तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, साइकिलिंग, या कैल्स्थेनिक्स? तो इसमें आंसर होगा 57 का आपका सी, साइकिलिंग। साइकिलिंग जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की क्रिया है। किस एरोबिक क्रिया को शरीर की केवल सामान्य पुष्टि प्राप्त होती है? कैसे? कैलिस्थेनिक्स से, या जॉगिंग से, तालबद्ध व्यायाम से, या भार प्रशिक्षण से? तो 58 का आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, कैलिस्थेनिक्स से। कौन सी एरोबिक क्रिया द्वारा मनोरंजन के काम आती है? कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है? कैलिस्थेनिक्स, तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, या साइकिलिंग? तो 59 का आपका कौन सा होगा? बी, तालबद्ध व्यायाम। 60वां क्वेश्चन है, उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो
डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं, उस विशेष व्यायाम को क्या कहते हैं जो डंबल आदि की सहायता से मांसपेशी विशेष को शक्तिशाली बनाते हैं? पर्दे प्रशिक्षण, जॉगिंग, साइकिलिंग या भार प्रशिक्षण? तो उसे कहते हैं हम भार प्रशिक्षण। भार प्रशिक्षण पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या स्वीडन में? तो ये जो किया गया था वो कहाँ किया गया था? जर्मनी में। पर्दे प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक किसने किया? पर्दे प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉर्गन एंड एडमसन इंग्लैंड ने, जेटी के पैट्रिक स्वीडन ने, या हिल डेविरन जर्मनी ने, या डी में दिया है आपका पी.जी. हंट इटली ने? कौन सा विकल्प सही होगा? पर्दे प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? इसमें प्रतिपादक हैं प्रधान मॉर्गन एवं एडमसन इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्दे प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? पर्दे प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1951 में, 1953 में, 1955 में या 1957 में? तो 63 का होगा आपका डी, 1957 में आई थी। गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाना है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, किसका कथन है? हिल का, डेवरिस का, ब्लूम का या सेबेस्टियस को? तो 64 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, डेवरिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते उन्हें क्या कहते हैं? जो व्यायाम सामान्यतः या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम या मूलभूत व्यायाम? 65 का होगा बी आपका, आइसोमेट्रिक व्यायाम। 66 का है, जिस व्यायाम में सामान्यतः गतियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम या जर्मन व्यायाम? तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से क्रियाएं दिखाई देती हैं उसे कहते हैं हम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक जिसमें क्रिया दिखाई देती है, गतियाँ दिखाई देती हैं। आइसोमेट्रिक मतलब जिसमें आप भार लेकर खड़े रहें या दीवार को ढकेलना, यानी इसमें आपको क्रिया करते हुए दिखाई नहीं देगी। आइसोकाइनेटिक मतलब इन दोनों का मिश्रण है। आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों का जो मिश्रण है वो है आप आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रण के रूप को क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, पेरीन व्यायाम, आइसोनेपिट्रीम व्यायाम या सेबेस्टियस व्यायाम? तो 67 का आपका होगा ए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने की और कब की? आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने और कब की? आइसोकाइनेटिक व्यायाम 1961 जेफिनर क्ले ने, 1963 मॉर्गन एंड एडसन ने, 1965 कैलिबर जॉन ने, 1964 में बेरेन ने। तो 68 का आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी बार, 1968 में। 69 का है, कौन आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? आइसोमेट्रिक दीवार को ढकेलना, भार को लेकर खड़े रहना, एक ही स्थान पर दौड़ना, इसमें से कोई नहीं। तो आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है आइसोमेट्रिक। 69 का, तो आइसोमेट्रिक का जो व्यायाम है वो एक ही स्थान पर दौड़ना, एक ही स्थान पर दौड़ना, ये नहीं है आइसोमेट्रिक। ठीक है, दीवार को ढकेलना, भार लेकर खड़े रहना, ये है। आइसोटोनिक नहीं है। कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? भार प्रशिक्षण, कूदना या मेडिसिन बॉल के साथ व्यायाम करना, दीवार को ढकेलना। दीवार को ढकेलना
आइसोटोनिक व्यायाम नहीं है। 70 का आपका डी होगा, ये आइसोमेट्रिक व्यायाम है। किस प्रकार के व्यायामों को प्रयोग नाव खेना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? किस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग नाव खेना एवं तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम का, आइसोटोनिक, सुकाइनेटिक व्यायाम या निरंतर प्रशिक्षण विधि? 71 का होगा सी, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। कौन सा होगा इसमें? आइसोकाइनेटिक व्यायाम होता है। 72वां क्वेश्चन देखिए, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है? सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, या पर्दे प्रशिक्षण विधि, या तैरना? तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, निरंतर प्रशिक्षण विधि। क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण विधि की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, पर्दे प्रशिक्षण विधि, या फार्टलेग प्रशिक्षण विधि? 73 का जो आंसर होगा वो होगा बी आपका, निरंतर प्रशिक्षण विधि। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? अंतराल प्रशिक्षण विधि बिकला ने, या जैटो पैक ने, टोनी क्रूज ने, या पावो नूरमी ने? 74 का जो आंसर होगा वो होगा ए, बिकला द्वारा किया गया ये। अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? अंतराल प्रशिक्षण विधि का 1920 में, 1922 में, 1925 में, 1927 में? तो 25 का जो आंसर 75 का जो आंसर है वो है ए, 1920 में अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कौन सा प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण विधि, पर्दे प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि, या फार्टलेग प्रशिक्षण विधि? तो 76 का आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, अंतराल प्रशिक्षण विधि। 77वां देखिए, 77वां है, फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किस देश की देन है? स्वीडन की, जर्मनी की, इंग्लैंड की, या फिनलैंड की? तो 77 का होगा आपका ये स्वीडन की है। लेजियम का भार कितना होता है? लेजियम का भार कितना? लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम, लगभग 3 किलोग्राम लेजियम का भार होता है। तो 78 का जो आंसर होगा वो है ए, लगभग 1 किलोग्राम होता है लेजिम। और लेजिम बना होता है, एक साइड पे इसमें डंडा लगा होता है ऐसे, बीच में इसमें इस तरह से रिंग लगे होते हैं ये ऐसे, और फिर यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है ये। इसका भार 1 किलोग्राम होता है। लेजिम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? लेजिम के हैंडल की लंबाई 12 से 15 इंच, 15 से 18 इंच, 14 से 17 इंच, या 16 से 19 इंच? तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा बी, 15 से 18 इंच लंबाई होती है इसकी हैंडल की। लेजिम चेन की बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? लेजिम चेन में कितनी लंबी छड़ लगी होती है? 3 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच, या 7 इंच? तो ये होता है आपकी 5 इंच की उसमें चेन लगी, वो लंबी छड़ लगी हुई होती है 5 इंच की। लेजिम की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? लेजिम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12, 15, 10, या 8? तो लेजिम की मुख्यतः अवस्थाएं जो होती हैं वो 12 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं लेजिम की। 12 प्रकार के व्यायाम किए जाते हैं लेजिम से। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? पत्रका, 4 आवाज, पीछे छलांग, जानतिक? तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा डी, जानतिक नहीं है। ये तीनों आवाज़ें जो हैं। अब डंबल शब्द का अर्थ क्या है? डंबल का 2 सिरा भार, हस्त व्यायाम यंत्र, भार या हस्तचलित यंत्र?
तो इसमें कौन सा होगा, हस्त बे, वो डंबल का जो अर्थ होगा वो दो सिरा भार होता है। डंबल का मतलब इस तरह से होता है, ठीक। ये इधर भी इसका भार होगा और इधर भी इसका भार होगा। ये लकड़ी और लोहे का दोनों का बना होता है। डंबल के प्रयोग मुख्य रूप में प्रारंभ हुआ था। डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ प्रारंभ हुआ था? भारत में, रूस में, पश्चिमी देश में या पूर्वी देश में? भारत में। 84 का जो होगा वो होगा सी, पश्चिमी देश में। टिपरी का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? टिपरी का मथुरा एवं ब्रज में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में? तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा ए, मथुरा एवं ब्रज में टिपरी का प्रयोग किया जाता है। टिपरी किसकी बनी होती है? टिपरी लोहे की बनी होती है, लकड़ी, पीतल की या बांस की? तो टिपरी जो बनी हुई होती है वो होती है आपकी बांस की। टिपरी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 18 इंच, 16 से 20 इंच, 18 से 22 इंच या 20 से 24 इंच? टिपरी की लंबाई कितनी होती है? 87 का आंसर होगा ये आपका। कितनी होती है? 15 से लेकर के 18 इंच होती है टिपरी की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है टिपरी के डंडे की मोटाई कितनी होती है? टिपरी के डंडे की मोटाई जो होती है वो 18 से 23 इंच होती है, 20 से 25 इंच होती है, 22 से 27 मिमी होती है, मिमी की बात हो रही है, या 24 से 25 मिमी होती है। तो 88 का जो आंसर होगा वो होगा बी। कितनी होती है? 20 से लेकर के 25 मिमी होती है। टिपरी का भार कितना होता है? 100 ग्राम होता है, 120 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम? टिपरी का भार 89 का कौन सा होगा? ये 89 का होगा। ये कितना होती है? 100 ग्राम होता है। प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? चुनौती पद्धति, राउंड रॉबिन पद्धति, संयुक्त पद्धति या नॉकआउट पद्धति? तो कौन सी है इसमें? 90 का होगा आपका डी, नॉकआउट पद्धति में एक बार हारने के बाद टीम बाहर हो जाती है। नॉकआउट पद्धति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5? तो नॉकआउट पद्धति होती है आपकी 5 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? कॉन्सोलेशन पद्धति, बैकनॉल वाइट पद्धति या पिरामिड पद्धति या सिंगल नॉकआउट पद्धति? तो 92 का आंसर जो होगा वो होगा सी, पिरामिड पद्धति नॉकआउट पद्धति की नहीं है संबंध। नॉकआउट पद्धति में कुल मैचों की संख्या जानने का फार्मूला है। 93 का आपका कौन सा होगा? ए होगा, कुल टीम -1। नॉकआउट पद्धति में टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 है तो कितनी बाई देनी होंगी? 4, 6, 7, एक भी नहीं। अगर पावर ऑफ 2 में है तो एक भी बाई नहीं देनी होगी। अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 है तो एक भी बाई नहीं देनी होगी। 94 का होगा डी। किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है? सिंगल नॉकआउट पद्धति में, डबल नॉकआउट पद्धति में, बैकलॉग वाइल्ड पद्धति में, नॉकआउट क्रम लीग में? तो 95 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, बैकलॉग वाइल्ड पद्धति में। पराजित जो टीम होती है उसे दोबारा खेलने का मौका मिलता है। कैंसिलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? कॉन्सोलेशन प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 या 5? तो 96 का आंसर जो होगा वो होगा ए, 2 प्रकार की। किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम को सभी टीमों पर खेलना पड़ता है? किस प्रतियोगिता में पद्धति में एक टीम को सभी खेलों में खेलना पड़ता है? नॉकआउट पद्धति, राउंड रॉबिन पद्धति में, संयुक्त स्वरूप में या चुनौती पद्धति में? तो 97 का आपका होगा बी, राउंड रॉबिन पद्धति। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता के सिंगल लीग प्रकार में कुल मैचों की संख्या कितनी होती है? n-2/2 या n (n+1/2 या n
ब्रैकेट में n माइनस 1/2 या n ब्रैकेट में n माइनस 2/2। तो इसमें राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में सिंगल लीग प्रकार निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा? तो 98 का जो होगा वो होगा आपका डी, ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, n माइनस 2/n माइनस 1/2 राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में। राउंड रॉबिन प्रतियोगिता जो होती है उसमें जो सूत्र होगा वो ये होता है। ठीक है, सी वाला होगा n माइनस 1/2 का सूत्र आपका लगता है सिंगल लीग निकालने के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी 20 टीमें हैं, उसकी अगर सिंगल लीग प्रतियोगिता करानी है तो 20 का कितना होगा? पहले तो 20 यहाँ आ जाएगी, फिर 20 माइनस 1 हो जाएगा, फिर बटे 2 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे हम। अब 20 तो बाहर रहना ही रहना है, ये आगे क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा करके 2 से भाग कर देना है, बस भाई जितनी टीमें आएंगी वो आपके मैच हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, राउंड रॉबिन में डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र कितना होता है? अगर राउंड रॉबिन में डबल लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालना हो तो कौन सा होगा इसमें? n माइनस 1/2 या n ब्रैकेट में n माइनस 1 या n ब्रैकेट में n प्लस 2 n प्लस 1 या n प्लस 1/2। तो 92 का जो होगा वो 92 का होगा आपका सी, 92 का होगा आपका बी, 92 का जो है वो होगा आपका कौन सा? 2 वाला होगा। इसमें ये वाली जो है आपकी सूत्र लगेगा। इसमें n ब्रैकेट में माइनस 1। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है? संयुक्त प्रतियोगिता में, नॉकआउट पद्धति में, चुनौती पद्धति में, राउंड रॉबिन लीग पद्धति में। तो 100 का जो आंसर होगा वो होगा ये, संयुक्त प्रतियोगिता द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? लीग कम नॉकआउट, लीग कम लीग, कम वेव टाइप या नॉक आउट कम लीग। तो 101 का जो था वो इसमें सी होगा। पिरामिड टाइप, किंग टाइप और कम वेव टाइप पद्धति की प्रतियोगिता पद्धति के प्रकार है। नॉकआउट, चुनौती प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता, संयुक्त प्रतियोगिता। 102 का आपका जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? बी, चुनौती प्रतियोगिता। आदर्श धावक पद माना जाता है। आदर्श धावक पद माना जाता है 200 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर या इनमें से कोई नहीं। आदर्श धावक पद जो माना जाता है वो 103 का कौन सा होगा? 103 का होगा बी, 400 मीटर का। आदर्श धावक पद 400 मीटर की स्टार्ट यानी सीधी लाइन कितनी होती है? 400 मीटर में अगर स्टार्ट लाइन मतलब ये सीधी लाइन अगर देखी जा रही है वो कितनी होती है? लगभग 70 मीटर, लगभग 80 मीटर, लगभग 85 मीटर या लगभग 90 मीटर। तो 104 का जो होगा वो होगा बी, लगभग 80 मीटर। मतलब उस समय के अनुसार ये 80 मीटर थी, अब उसकी चेंज हो गई है। ठीक है, आदर्श धावक पद में कम से कम कितने गलियारे होने चाहिए? 5, 7, 8 या 6। तो आदर्श धावक पद में 8 गलियारे कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ट्रैक बना रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें कम से कम आपके दोनों साइड पे 8 गलियारे हों ताकि एक बार में 8 खिलाड़ी आपके दौड़ सकें। इस तरह से बनता है आपका ट्रैक। ठीक,
इसमें कम से कम 8 लाइनें होनी, इसमें 3 ही खिंच पाएंगी मेरी, 8 लाइनें एक साइड में होनी चाहिए, एक बार में 8 खिलाड़ी दौड़ें। आदर्श धावक पथ में प्रत्येक गलियारे की चौड़ाई कितनी होती है? 1.20 मीटर होती है, 1.22 मीटर, 1.25 मीटर, 1.30। तो गलियारे की जो चौड़ाई है वो 1.22 मीटर होती है। ये गलियारा जिसमें एक खिलाड़ी दौड़ता है, इसकी चौड़ाई बात हो रही है। इसमें खिलाड़ी दौड़ेगा, उसकी चौड़ाई अगर फिट में आएगी तो ये 4 फिट हो गई और 1.22 मीटर वैसे। धावन पथ में स्टैगर निकालने का सूत्र क्या है? ए विकल्प, बी, सी या डी? कौन सा सूत्र होगा इसमें? देखिए, स्टैगर निकालने का जो सूत्र है वो कौन सा होगा? 107 का जो आंसर होगा कौन सा सूत्र होगा इसमें बताइए? ए होगा, बी, सी या आपका होगा डी? इसमें कौन सा सूत्र है? सूत्र इसमें होगा आपका डी। कौन सा है 107 का? 107 में जो है वो डी है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 108। आदर्श धावक पथ की निर्माण की दिशा क्या होनी चाहिए? कौन सी दिशा में ट्रैक बनाया जाता है? उत्तर पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या उत्तर पश्चिम में? तो आपका जो ट्रैक बनाया जाएगा वो उत्तर और दक्षिण में हमेशा बनाया जाता है। ट्रैक की जो लंबाई होगी वो उत्तर दक्षिण में होगी, ठीक है। इस साइड पे उत्तर होगा और इस साइड पे दक्षिण होना चाहिए, इधर पूर्व होगा और इधर पश्चिम। अगला देखिए, धावन पथ के अंकन के लिए किस कोण की आवश्यकता होती है? धावन पथ का अगर अंकन करना है तो कौन से कोण की आवश्यकता होगी? 60 का, 79 डिग्री का, 89 डिग्री या 90 डिग्री का? तो आपका 109 का जो आंसर होगा, 109 में कौन सा 90 डिग्री का जो आंकलन करते हैं ट्रैक का वो 90 डिग्री वाले से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धावक पथ की अंकन की विधि नहीं है? पूर्णकर्ण विधि, वर्चुअल चाप विधि, अर्धकर्णात विधि या पाइथागोरस विधि? 110 का जो आंसर होगा वो होगा बी, वर्तुलाभ विधि। ये नहीं है आपकी, ठीक है। और ये तीनों जो विधियां हैं वो आपकी धावन पथ के अंकन की विधियां हैं। 111वां क्वेश्चन देखिए, आदर्श धावक पथ की लंबाई निकालने का सूत्र कौन सा है? इसमें ए होगा, बी, सी या डी होगा? कौन सा सूत्र है इसमें? तो 111 का जो सूत्र होगा वो होगा आपका कौन सा? बी वाला। ये आपका जो सूत्र है वो आपका धावन पथ की लंबाई निकालने का सूत्र है। अंतिम क्वेश्चन है आपका आज का, आदर्श धावक पथ की चौड़ाई निकालने का सूत्र है ए, बी, सी या डी? कौन सा सूत्र है इसमें? देखिए, आदर्श धावक पथ। तो आदर्श धावक पथ निकालने का जो सूत्र है वो होगा आपका 2 ब्रैकेट में r + n w ब्रैकेट बंद, ये वाला होगा सही, ठीक है। ये जो 112 क्वेश्चन थे 50 कल की सीरीज में थे और आज फिर इसमें 60 से ऊपर क्वेश्चन थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।